बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पिछले लेसन से यकीनन आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। स्टूडेंट्स, आज का तसलसल हम वहीं से आगे लेकर चलेंगे जहाँ से हमारा पिछले लेसन में तसलसल टूटा था। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 डेटाबेसिस के हवाले से, और हमने ये तमाम टॉपिक ग्रेजुअली रिवाइज किए थे। डेटा एंड इंफॉर्मेशन से लेकर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक, डेटाबेस सिस्टम तक जितने भी टॉपिक थे इनको हमने ब्रीफली रिवाइज किया था। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज हम इसका पार्ट 2 यानी जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे जो हमने पार्ट 2 के लिए छोड़े थे वहाँ पर चलेंगे और जल्दी से देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के जो हम रिवाइज करेंगे वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। 9 टॉपिक हैं और इन 9 टॉपिक्स पर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। पिछला लेक्चर भी खासा लंबा हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सुना होगा और बोर नहीं हुए होंगे उस लेक्चर में। मैं पूरी उम्मीद हूँ। कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा कि इन लेक्चर से आप बोर तो नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ इल्म में ज़रूर इजाफा होता होगा और ये आपके लिए एक ऐसा मेथड है कि ये आप लॉन्ग टर्म से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको बुक के ये कंसेप्ट भूल जाएं तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। लिंक अपने पास सेव रखें। बाकी जो दीगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं और हमें ये लेक्चर अभी तक पढ़ाए हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। ये ताहयात जब तक यूट्यूब है तब तक आपके पास ये लेक्चर सेव रहेंगे स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से और आज हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेसिस के डेटाबेस बनाने के बेसिक मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी फाइल का जो सिस्टम था उसके ड्रॉबैक हमने पहले पढ़े थे और उन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हम डेटाबेस बना रहे हैं। जो उनके अंदर ड्रॉबैक्स था, फाइल के अंदर जो डेटा रखने में नुकसानात थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम डेटाबेस प्रपोज कर रहे हैं। तो डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं उनके हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेसिस आर फॉलोइंग। स्टूडेंट, ये हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा इंडिपेंडेंस, ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं बहुत मेन, ये बेसिक, जिनकी वजह से हम डेटाबेस को लॉन्च करते हैं या डेटाबेस बनाते हैं। डेटा इंटीग्रेशन क्या है? सपोज आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा डिफरेंट फाइल में स्टोर होता है। अगर टीचर का डेटा है तो वो टीचर की फाइल में है, स्टूडेंट का डेटा है वो स्टूडेंट की फाइल में है, लाइब्रेरी का डेटा है वो लाइब्रेरी की फाइल में है। और अब आपको बैक वक्त इन तीनों चीज़ों का डेटा चाहिए एक ही स्क्रीन पर, एक ही क्लिक पर, तो आप ये हासिल नहीं कर सकते फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। ये डिफ़िकल्ट है। जबकि डेटाबेस ये सहूलत देता है कि मुख्तलिफ फाइल के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पर डेटा स्टोर है उसे जस्ट सिंगल क्लिक पर आप हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ को डेटा इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी आपका डेटा बेशक 10 फाइल में पड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट की फ़ाइल है, टीचर की फ़ाइल है, फीस की फ़ाइल है, अटेंडेंस की फ़ाइल है, क्योंकि एक डेटा बेस में एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, एक से ज़्यादा फाइल्स हो सकती हैं। तो वहाँ से जस्ट 1 क्लिक पर आपको कंप्लीट डेटा दे देगा और इस प्रोसेस को डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। डेटा इंटीग्रेशन को हासिल करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रपोज करते हैं। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है डेटाबेस का वो है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। जो फाइल सिस्टम के अंदर डेटा आप स्टोर करते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी की कोई ज़मानत नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। आप फाइल के अंदर किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सपोज एक रोल नंबर है, एक फील्ड है आपकी उस फाइल के अंदर, तो उसके अंदर रोल नंबर में जब चाहें तो रोल नंबर में आप करैक्टर भी डाल सकते हैं, सिंबल भी डाल सकते हैं। किसी तरह की कोई इंटीग्रिटी नहीं है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको कंप्लीट इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी बेसिकली रूल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी कांस्टेंट होते हैं, जो आपको फोर्स करते हैं कि इस फील्ड के अंदर आप इसी तरह का डेटा डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसके अंदर डेटा एंटर नहीं कर सकते। जो डिफाइन है उस फील्ड के लिए उसी तरह का डेटा उसमें डाला जा सकता है। इससे हट कर किसी दूसरी टाइप का डेटा नहीं डाला जा सकता। और ये खुसूसियत आपको प्रोवाइड करता है आपका डेटाबेस, और ये इसका एक बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव है, डेटा इंटीग्रिटी। तीसरा अहम फीचर है जो ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस सिस्टम का, वो है डेटा इंडिपेंडेंस।
आप जो डेटाबेस बना रहे होते हैं वो डिपेंड नहीं कर रहा होता आपके सॉफ्टवेयर पर या सिस्टम पर। फॉर एग्जांपल आपने एक सिस्टम के अंदर डेटाबेस बनाया, तो आपका वो सिस्टम किसी प्रॉब्लम का शिकार हो गया, आप उसे डेटा रिमूव करके वहाँ से रिमूव कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम में। तो दूसरे सिस्टम के अंदर ये नहीं होगा कि ये इस सिस्टम में बना हुआ है, ये इसी पर डिपेंड करता है, ये इसी पर चलेगा, दूसरे पर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वह दूसरे सिस्टम पर भी उसी तरह चलेगा जिस सिस्टम के अंदर आपने बनाया था, जिस तरह उसमें चल रहा था। तो इस तरह ये आपको डेटाबेस ये बड़ा अहम फीचर आपको प्रोवाइड करता है। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव भी है डेटाबेस बनाने का, और इसका फीचर भी है कि ये इंडिपेंडेंस देता है। प्रोग्राम एंड डेटा आर डिपेंडेंट ईच अदर, इंडिपेंडेंट ईच अदर, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही होती। यानी हर सिस्टम पर आपका डेटाबेस इजीली एंड फ्लेक्सिबल तरीके से चल रहा होता है। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमने पहला टॉपिक जो था वो कवर किया था, सॉरी पहला टॉपिक तो नहीं था लेकिन इस चैप्टर का टॉपिक था, और आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसके पार्ट 2 के अंदर हमारा पहला टॉपिक ज़रूर है, जो इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। अच्छी खासी डिटेल में यहाँ फिर भी बता देता हूँ आपको। वैसे इसका रीजन का नाम है, लेकिन अच्छी खासी डिटेल मौजूद होती है इसमें। बहरहाल आपके लिए यकीनन ये फ़ायदेमंद साबित होगी, इसे गौर से सुनिएगा। जहाँ पर क्लास के अंदर समझ नहीं आई है, अगर कोई स्टूडेंट को क्लास के अंदर समझ नहीं आई है तो यहाँ पर यकीनन वो समझ जाएंगे। हेजिटेशन की वजह से अगर कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे तो यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उन क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है डेटाबेस मॉडल। बड़ा अहम टॉपिक है डेटाबेस मॉडल, और ये क्या होता है और कौन कौन से हमारे पास डेटाबेस के मॉडल होते हैं, इसके हवाले से इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था। मैं यहाँ ब्रीफली बता देता हूँ कि डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स, क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, डेटाबेस किन किन स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाया जा सकता है, उसको मॉडल कहते हैं। मॉडल अमूमन नमूने को कहते हैं, नमूना शक्ल या साख्त को कहा जाता है। जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं उसका पहले क्या बनाते हैं? नमूना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं, उसके बाद वो बिल्डिंग बनती है। 5 मरले के प्लाट पर आपकी मर्जी है कि आप किस तरह का नमूना बनाएंगे, किस तरह का मॉडल बनाएंगे। आप उसके अंदर कितने किचन रखेंगे, कितने आप उसके अंदर ड्राइंग रूम रखेंगे और कितने बेडरूम रखेंगे, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह डेटाबेस का भी एक मॉडल होता है कि आप इस डेटाबेस को किस तरह बनाना चाहते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बेसिकली आप डेटाबेस मॉडल कह रहे होते हैं। और हमारे पास डेटाबेस के 3 मॉडल होते हैं, 3 डिफरेंट तरीकाकार होते हैं जिसके जरिए हम डेटाबेस को बना सकते हैं। पहला मॉडल जो होता है वो होता है हायरार्चिकल मॉडल, और दूसरा मॉडल जो होता है वो उसको हम नेटवर्क मॉडल कहते हैं, और तीसरा मॉडल जो होता है वो रिलेशनल मॉडल होता है। हर मॉडल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। स्टूडेंट, अगर मैं ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहा होता, पहली बार पढ़ा रहा होता, तो मैं आपको ये सारे ड्रा करके बताता, या तो वर्ड के ऊपर ड्रा करके बताता, या कोरल ड्रा या पेंट के ऊपर, ये पूरे एक शेप की सूरत में ड्रा करके बताता। लेकिन ये मैं क्लास में बता चुका हूँ पहले, इसलिए यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। आप मैं ज़बानी कलाम में बताऊँगा, सुने आप और समझने की कोशिश करें। हायरार्चिकल मॉडल में क्या होता है? हायरार्चिकल मॉडल में बेसिकली आपका डेटाबेस के जो टेबल होते हैं वो एक हायरार्ची में होते हैं। बेसिकली हायरार्ची किसको कहते हैं, मैं इसको समझाने के लिए, मेरे पास उर्दू में इसकी कोई इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन मैं सिंपल आपको हायरार्ची को समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि जिस तरह एक कॉलेज है या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जिस तरह हमारा सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज है, तो इसमें एक हायरार्ची है, टॉप टू बॉटम एक कंप्लीट हायरार्ची है, जिसको हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि चेयरमैन है इस पूरे कॉलेज का। उस चेयरमैन के नीचे मुख्तलिफ रीजनल डायरेक्टर काम करते हैं, और हर रीजनल डायरेक्टर के अंडर बहुत सारे प्रिंसिपल हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस के, और हर प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे टीचर हैं, और हर टीचर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये एक हायरार्ची है, टॉप टू बॉटम, यानी चेयरमैन से लेकर स्टूडेंट तक एक कंप्लीट हायरार्ची है। इसी तरह आप हायरार्चिकल जो मॉडल होता है, जो डेटाबेस का मॉडल होता है, हायरार्चिकल मॉडल के अंदर एक हायरार्ची होती है, और एक मेन टेबल होता है, एक मेन टेबल होता है, रिलेशन होता है, उसके मजीद आगे 2 रिलेशन निकल रहे होते हैं, और जो मेन रिलेशन होता है उसको पेरेंट रिलेशन कहते हैं, जो उसके मजीद 2 रिलेशन होते हैं उनको चाइल्ड रिलेशन कहते हैं, और हर चाइल्ड का ओनली 1 पेरेंट होता है, सिर्फ एक उसका पेरेंट होता है हर चाइल्ड का, टेबल की सूरत में जब हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो इस तरह एक पूरी हायरार्ची बन रही होती है। आप बुक को जरूर कंसल्ट कीजिएगा, वहां पर देखते ही आपको समझ आ जाएगी जो बातें मैं ज़बानी यहाँ पर आपको कह रहा हूँ। कहीं पर चूंकि मेरे पास यहाँ बोर्ड नहीं है या मैं ग्राफिक टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको जरूर बताऊँ, ड्रा करके बताऊँ। स्टूडेंट, अगली किस्म थी हमारे पास मॉडल की, वो थी नेटवर्क मॉडल। और नेटवर्क मॉडल में बस फर्क हायरार्ची की तरह ही होता है नेटवर्क मॉडल भी, लेकिन फर्क इसमें सिर्फ इतना होता है कि इसमें हर चाइल्ड का एक पेरेंट नहीं होता, बल्कि मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। मतलब हर चाइल्ड का
ताल्लुक जो मल्टीपल टेबल्स या रिलेशन के साथ हो सकता है। यह आपका नेटवर्क मॉडल है। जैसे तीसरी किस्म जो थी वो रिलेशनल मॉडल इंतहाई अहम मॉडल है और इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है और इसमें टेबल रैंडमली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कोई चाइल्ड और हायरार्की का कोई ताल्लुक या चक्कर नहीं होता इसमें, वो रैंडमली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। टेबल 1 टेबल 3 से भी जुड़ा होता है, टेबल 2 से भी जुड़ा होता है, टेबल 5 से भी जुड़ा हो सकता है अगर इतने टेबल हैं। तो इस तरह का जो मॉडल होता है इसको हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट, आगे हमने कवर किया था इस चैप्टर के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हमने इसकी डेफिनेशन कुछ इस अंदाज से की थी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटा इन कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट मैनर। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम का मजमूआ है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम आपको डेटाबेस क्रिएट करने में मदद करते हैं, उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं और जब डेटा क्रिएट भी हो जाए, मेंटेन भी हो जाए तो जो डेटा उसके अंदर स्टोर है उस डेटाबेस के अंदर उसको एक्सेस करने में मदद देते हैं एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट जरिए से। यानी आप बहुत एफिशिएंटली डेटा को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ये पूरी आपकी एग्जांपल थी आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव देखें कि इसके बनाने के मकसद क्या है, तो हमने पढ़ा था कि शेयर एबिलिटी देता है। आप जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप बना लेते हैं तो जो डेटाबेस है उसको इजीली आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी देता है, किसी भी जगह पर आप अपने डेटे को एक्सेस कर सकते हैं। नादरा की मैंने एग्जांपल दी थी कि नादरा का आईडी कार्ड है, आपका डेटा आईडी कार्ड के नंबर की बेस पर स्टोर है। आप चाहे यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप वहां पर बैठकर पाकिस्तान के डेटाबेस के अंदर से अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था इवॉल्वेबिलिटी, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी प्रोवाइड करता है कि आपको इजीली टेक्नोलॉजी के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली आप डेटे को गेट कर सकते हैं। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, हमने कहा था कि इंटीग्रिटी मीन द एक्यूरेट इन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक्यूरेटी देता है, कंसिस्टेंसी देता है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि आप इससे बेहतर और एक्यूरेट डेटा हासिल कर सकें। स्टूडेंट, आगे चलते हैं और चूंकि चैप्टर अख्ताम की तरफ है, आप एंडिंग की तरफ है, तो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस क्या थे? डेटाबेस के बहुत सारे एडवांटेजेस थे। उनमें एक एडवांटेज ये भी था कि डेटा जो है कंट्रोल रिडेंडेंसी, जो आपकी फाइल सिस्टम के अंदर रिडेंडेंसी थी, डुप्लीकेशन थी, उसको ये कंट्रोल करके दे रहा था। उसके बाद आपकी डेटा कंसिस्टेंसी को ये कंट्रोल करके दे रहा था। रिडेंडेंसी के साथ साथ ये डेटा कंसिस्टेंसी को भी कंट्रोल कर रहा था। डेटा आपको जो दे रहा था डेटाबेस वो कांस्टेंट था, तो ऐसा नहीं था कि एक फाइल के अंदर मुख्तलिफ दूसरी फाइल के अंदर मुख्तलिफ, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऐसा ही था कि एक फाइल के अंदर डेटा मुख्तलिफ हुआ करता था, दूसरी फाइल के अंदर मुख्तलिफ, और वहाँ पर एक शदीद मुश्किलात का सामना रहता था एक आम यूज़र को। उसके बाद ये आपको देता था कि इसका एडवांटेज एक ये भी था कि डेटा इंडिपेंडेंस था, प्रोग्राम और डेटा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होती थी। ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये भी फायदा था। उसके बाद शेयरिंग द डेटा, यानी डेटा को आप आसानी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ये भी डेटाबेस का एक बड़ा फायदा है। और इंटीग्रेशन द डेटा, इंटीग्रेशन में पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी फाइल का डेटा एक ही वक्त में आप हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ये भी इसका एक बड़ा फीचर था। और डेटा को सिक्योरिटी की भी एक सहूलत देता था आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इसका एक बड़ा और अहम फीचर है। उसके बाद आप कह सकते हैं बैकअप एंड रिकवरी का एक बड़ा फीचर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद होता है कि अगर आपका डेटा ज़ाया हो जाए तो जस्ट वन क्लिक पर आप उसे रिकवर कर सकते हैं, जो आपने उसका बैकअप बनाया होता है उससे। तो ये उसका एक बड़ा फीचर मौजूद था। ये सारे एडवांटेजेस थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। डिसएडवांटेजेस, जहाँ फ़वायद होते हैं स्टूडेंट वहाँ नुकसान भी होते हैं। कह सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कंप्यूटर या इंटरनेट या ये चीज़ें ये टू एज नाइफ है, यानी दोनों सरे इसके काटते हैं। टू एज नाइफ का मतलब ये होता है कि जिसके दोनों सरे काट रहे हों, आपकी मर्जी है कि आप किस सरे से काटते हैं। तो इसी तरह जहाँ पर इसके फ़वायद हैं वहाँ पर इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं? ज़ाहिरा जितने फ़ायदे हैं उतने भी नुकसान भी होंगे। कास्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि डेटाबेस जब बना रहे हैं आपको तो ज़ाहिरा सॉफ्टवेयर तो आपको परचेस करने पड़ेंगे। अच्छा हार्डवेयर भी होना चाहिए, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम भी होना चाहिए जिसके अंदर आप डेटाबेस रख सकें, और यकीनन अच्छा सिस्टम लेने के लिए आपको अच्छी खासी पे करना पड़ेगा, अच्छी खासी कास्ट देनी पड़ेगी, वो कास्टली होगा। तो इस तरह उसकी आपको कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, महंगा होगा वो, ये इसका एक नुकसान है। कास्ट ऑफ स्टाफ जो है आप ट्रेनिंग के लिए उसके लिए वो भी कास्टली होगा, क्योंकि आप डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके लिए एक स्टाफ भी ट्रेन करना पड़ेगा। वो अमला जो है जो डेटाबेस को चलाएगा, जो उसको समझेगा, जो उसके स्ट्रक्चर को समझेगा, जो उसके अंदर मेंटेनेंस करेगा, उस अमले को ज़ाहिर है उस स्टाफ को आपने कुछ ना कुछ पे करना होगा और वो भी कास्टली होगा। और टेक्निकल स्टाफ जब है, जो टेक्निकल स्टाफ अगर डेटाबेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए यकीनन आप पूरे स्टाफ को हायर करेंगे, ये भी आपको कास्टली पड़ेगा।
और डेटाबेस डैमेज भी हो सकता है, और डैमेज होने की सूरत में आपको शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा, और ये भी इसका डैमेज इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये तमाम डिसएडवांटेज हैं। बुक को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं एक बार बड़ी डिटेल के साथ इन टॉपिक्स को क्लासरूम के अंदर पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ पर भी मेरी कोशिश है कि 20 से 30% तकरीबन मज़ीद रिवाइज कर दूँ, ताकि आप स्टूडेंट समझ सकें और मुस्तकबिल में आपको ये चीज़ें काम आ सकें। यहाँ पर जो आपके कंसेप्ट बनते हैं ये काफ़ी अरसे तक रहते हैं। यकीन जानिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं अपने FSC की बेस पर कंसेप्ट जो बने हुए हैं उनकी बेस पर पढ़ा रहा हूँ। बाकी MPhil लेवल तक मैं पढ़ा हूँ, और MPhil लेवल तक मेरे कंसेप्ट उस तरह से नहीं बिल्ड हो सके जिस तरह मेरी क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर कंसेप्ट बिल्ड हुए थे, उस तरह मेरे आगे कभी नहीं बिल्ड हुए। वहाँ पर भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एक अच्छे टीचर से वास्ता पड़ गया कंप्यूटर साइंस के, और जिसने हमारी बहुत अच्छे तरीके से बेस बना दी, जिसकी बुनियाद पर आज हम कंप्यूटर में ही प्रोफेशनल पढ़े। अदरवाइज अगर वहाँ पर कोई माड़ा सा टीचर मिल जाता तो यकीनन हम कंप्यूटर की तरफ नहीं आते, किसी दूसरी तरफ चले जाते। तो बहरहाल हम आज भी दुआओं में उस टीचर को याद रखते हैं, उसके मशकूर व ममनून हैं। आपने भी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। मैं तो उस टीचर की तरह नहीं पढ़ा सकता, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मेरी कोशिश है चलें 100% नहीं तो उनकी तरह 20% तो पढ़ा दूँ, ताकि आपका कोई 100% ना सही 20% तो चीज़ों की समझ आ सके। लेकिन मुझे जिस टीचर ने FSC में पढ़ाया था वो बहुत ग्रेट टीचर था, और उसको आज भी मैं दुआओं में और मुख्तलिफ महफिलों में जहाँ जिक्र करना होता है मैं उसे ज़रूर याद करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने कंप्यूटर का शोबा चुना और मैं कंप्यूटर के शोबे में आज खुशी से हूँ। अमूमन कहा जाता है कि इंसान खुश तभी हो सकता है जब वो उसी चीज़ का इंतखाब करे जिससे वो दिलो जान से पसंद करता है, और कंप्यूटर को मैं दिलो जान से पसंद करता हूँ। ये मेरा अपना शोबा है, ये मेरी अपनी फील्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर के शोबे में आज तक मैंने उस तरह से मार नहीं खाई है। मैं क्वेश्चन का जवाब देने में भी सेटिस्फाई होता हूँ, और कभी कभार मुश्किलात का सामना ज़रूर रहता है, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो बदलती, हर लम्हे के साथ बदलती टेक्नोलॉजी है। कभी कभार क्वेश्चन का जवाब देने में बंदा हेजिटेट ज़रूर होता है, लेकिन उसे सर्च कर लेता है, इंटरनेट मौजूद होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो चीज़ आपको ना मिले, इंटरनेट पर हर चीज़ आपको आसानी के साथ मिल जाती है। खैर स्टूडेंट, ये कुछ इजाफी बातें हो गई। हम फीचर ऑफ DBMS क्या है, हमने ये यही पढ़े थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर क्या है। उसमें फीचर में हमने कहा था कि ये डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड करता है, और जिसके अंदर यूजफुल फाइल स्टोर हो सकती हैं। डिक्शनरी का मतलब होता है जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो, तो डेटाबेस आपको डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड करता है। डेटा के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। ये इसका एक अच्छा फीचर है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स देता है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स देता है जो आम यूजर उन प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी इसका एक अहम फीचर है। और क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस का एक बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव फीचर है इसका, कि आप पूरे 10 टेबल हैं अगर आपके पास, और 10 के 10 टेबल से बड़ी आसानी के साथ सिंगल क्यूरी लिखते हुए आप उन तमाम टेबल से डेटा को गेट कर सकते हैं, जिसको SQL भी कहते हैं, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके जरिए आप टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त फीचर है। और स्टूडेंट, उसके बाद आपको रिपोर्ट जनरेशन का भी ऑप्शन देता है। आप जस्ट वन क्लिक पर कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस एंटिटी की जो डेटाबेस के अंदर चीज स्टोर है उसके हवाले से। और सिक्योरिटी भी देता है। ये भी इसका एक अच्छा फीचर है कि ये डेटा को सिक्योरिटी देता है, आपके तमाम डेटा को जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है। और बैकअप एंड रिकवरी का फीचर भी आपको आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देता है। ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन फीचर्स में आता है। आगे यूजेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो स्टूडेंट, जितना भी आपको ओवरऑल सिस्टम इर्द गिर्द नजर आता है, यहाँ पर डेटाबेस का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। नादरा का आपका सिस्टम है जहाँ पर आप ID कार्ड या बेब फॉर्म बनवाते हैं। इसके बाद बैंक्स का जितना सिस्टम है वहाँ पर डेटाबेस के कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, डेटाबेस इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद पासपोर्ट का जो सिस्टम है वहाँ पर डेटाबेस इस्तेमाल हो रहे हैं। मुख्तलिफ छोटी मोटी जितने स्कूल हैं आजकल वो अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उनके अंदर डेटाबेस का एक सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो इस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगले अरसे में मजीद बढ़ जाएगा। हर छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटाबेस बनाएगी, अपने एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस बनाएगी, तमाम स्कूल कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाएंगे ताकि वो फर्दर उसे मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें उसका। तो इस तरह डेटाबेस के यूजेज हर फील्ड के अंदर इंशाल्लाह आगे होंगे, और अभी तक जो हो रहे थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम बातों की समझ आ रही होगी, और आपका शुक्रिया भी कि आप देख रहे हैं, टाइम निकाल कर देख रहे हैं। आपका यकीनन देखना मुश्किल बात होती है बाज़ का, लेकिन अगर आप आखिर तक जा रहे हैं सुनते हुए तो यकीन मैं आपको सल्यूट करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कहाँ पर पूछ सकते हैं? यहाँ पर कमेंट्स की सूरत में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा यू कैन फाइंड मी एट कहाँ पर
AFR2244@gmail.com मेरी जीमेल आईडी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे आपको जीमेल का कंसेप्ट होना चाहिए सेकंड ईयर के स्टूडेंट को कि जीमेल क्या है। अगर नहीं है तो मुझे क्लास में याद करवाइए कि जो फिजिकल क्लास होगी तो वहाँ पर मैं ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद आगे ये मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और ये स्टूडेंट सिर्फ आप सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट ही नहीं लेक्चर्स को देखेंगे, बल्कि दीगर भी 2-4 कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स, उनके टीचर से भी मेरा ये मायदा है कि वो मेरे ही लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। तो उनके पास, चूँकि उनके पास ग्रुप का ऑप्शन नहीं होता है, ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं, इनके ज़रिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, यकीनन आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे किसी हद तक। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं लाइक का बटन होगा, वहाँ अंगूठे का बटन, थम्स का बटन, उसको क्लिक कीजिएगा। शेयर अगर मुमकिन हो सका तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। और कमेंट्स तो लाजमी कीजिएगा, अपने नाम के साथ कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। आज के लेसन से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेसन तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब कभी भी दुआ के लिए आठ उठते हैं मुझे ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह आपका हामी नासिर।